Student, today we discuss class 9th history first chapter का लास्ट पार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम डिड ओमेन हैव अ रेवोल्यूशन को आज एक्सप्लेन करेंगे और इसको अच्छे से देखिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट चैप्टर पार्ट का डिड ओमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या ओमेन के पास भी क्रांति थी? क्या औरतें भी, ओमेन्स भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया था? क्या उनका भी एक संगठन था? इसी चैप्टर में, इस चैप्टर के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। और भी कुछ है, बट अभी डिड ओमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रॉम the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. इस समय क्या था कि शुरू से ही महिलाएं उन घटनाओं में सक्रिय भाग ली थी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट ली थी, यानी भाग ली थी इन द इवेंट्स, उस इवेंट्स में विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जिन्होंने क्या लाया फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए। ओके, अब देखते हैं। दे होप दैट देयर involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. इसका क्या उन्हें उम्मीद थी? उन्हें किसकी उम्मीद थी? उनकी भागीदारी, यानी कि दे होप, उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी कि दैट देयर इन्वॉल्वमेंट, उनकी भागीदारी वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, उनके जीवन को इम्प्रूव करने के लिए उनकी भागीदारी फ्रेंच सोसाइटी में या फ्रेंच गवर्नमेंट में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को क्या करेगी, यानी क्रांतिकारी के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करेगी, औरतों की स्थिति को मजबूत करेगी। उनका ये मानना था कि आंदोलन में भाग लेने से उनकी स्थिति अच्छे से सुधरेगी। तो अब देखते हैं। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट, ज़्यादातर वुमेन किसकी थी? थर्ड स्टेट की थी। थर्ड स्टेट है टू वर्क फॉर अ लिविंग, जो जीवन जीने के लिए वर्क कर रही थी। दे वर्कड हैज सेम्स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, इसमें ज़्यादातर महिलाएं किसमें काम करती थी? ज़्यादातर महिलाएं सिमस्ट्रेस या लॉन्ड्रेसेस के रूप में काम करती थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, फिर क्या होता था कि और उसके बाद बाजार में कुछ फूल फल और सब्जियां भी बेचा करती थी। जैसे देखिए यहाँ पे कि sold flowers, fruit and vegetables at the market or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. कुछ उसमें क्या कर रही थी? बाजार में फूल फल और सब्जियां भी बेच रही थी, या समृद्ध लोगों के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, काम कर रही थी। ओनली डॉटर्स, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, मोस्ट वुमेन्स के पास जॉब ट्रेनिंग कुछ नहीं था, बिना किसी प्रशिक्षण के कार्य कर रही थी। ठीक है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, उसमें अधिकतर, ज़्यादातर के केवल रईसों, केवल धनी लोगों की जो बिटियां थी, धनी की बेटियां या तीसरी संपत्ति के जो धनी सदस्य थे, उन्हीं केवल कॉन्वेंट में क्या कर सकते थे? शादी, परिवार में उन्हीं केवल कॉन्वेंट में अध्ययन कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और शादी बाद में हो जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिलीज, यहाँ देखिए वर्किंग वुमेन क्या करती थी? हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, उनके फैमिली को केयर करती थी। कोई कुक था, कोई फेच वाटर था, यानी पानी पिलाने का भी काम करता था, कोई
के अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, कोई बच्चों को देखता था या रोटी के लिए कतार लगाता था, रोटी के लिए देखता था या बच्चों के लिए उनकी। और उसके बाद देखिए देयर वेज वर लोअर दैन दोज ऑफ मेन, लोग आदमी की तुलना में औरतों की सैलरी बहुत कम थी। ओके, तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, इसमें क्या हुआ, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड व्हाई देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन। उसके बाद क्या होता था कि इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, कुछ ने अपने लिए स्टार्टेड किया, कुछ वुमेन ने अपने लिए पॉलिटिकल डिस्कस के लिए पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया, यानी राजनीतिक क्लब और न्यूज़पेपर के कार्यों में शुरुआत किया। फिर उसके बाद अबाउट 60 वुमेन्स, एक 60 वुमेन्स के नाम का एक क्लब भी आया था, एक क्लब भी था जो क्या था, रिवोल्यूशनरी, जो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस। और इन्हीं में से रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन महिलाओं का समाज उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था। ओके, डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय, डिमांड्स देखिए, डिमांड वाज demands was that women enjoy the same political rights as women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced to passive citizens। उनमें 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय अधिकार बना दिया गया था, यानी निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया था। इससे महिलाएं बहुत ही निराश थी। उनका डिमांड यही था कि पुरुषों के समान ही उन्हें राजनीतिक अधिकार भी मिले। ओके, तो दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उनका डिमांड क्या था, राइट वोट देने का अधिकार की मांग थी। टू बी, और उसके बाद विधानसभा के लिए चुने जाने और राजनीतिक पद धारण करने की मांग भी थी उनकी। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, असेंबली में भी आने की। ओनली देम दे वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तभी उन्हें लगा कि क्या उनके हितों को जब नई गवर्नमेंट आई तो उनको ये लगा कि नई गवर्नमेंट क्या उनके हितों को कर सकती है, क्या महिलाओं के लिए भी स्थान दे सकती है, ये था। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे इन द अर्ली ईयर्स में देखिए द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज, शुरुआती वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून पेश किए जिनसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली, जिससे इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल। बात क्या हुआ, स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law। उस समय क्या था कि शुरुआती वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून पेश किए जिनसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली, और गवर्नमेंट स्कूल के निर्माण के साथ साथ सभी लड़कियों के, गर्ल्स के लिए स्कूली शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई। देखिए कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, देयर फादर्स कुड नो, उनके माता पिता अब उनके खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी अब उन्हें फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए अगेंस्ट देयर विल, उनके खिलाफ। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। उसके बाद क्या हुआ कि विवाह को एक अनुबंध में बना दिया गया था जो स्वतंत्र रूप से दर्ज किया गया था और नागरिक कानून के तहत पंजीकृत था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डिवोर्स या डाइवोर्स जिसको दोनों कहते हैं। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन दोनों के लिए डिवोर्स लीगल कर दिया गया, यानी दोनों तलाक ले सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन के लिए अब जॉब्स के लिए भी रास्ते खोल दिए गए। ट्रेनिंग उनको क्या किया गया, ट्रेन किया गया, प्रशिक्षित किया गया। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, उसके बाद क्या किया गया, कलाकार भी बन सकते हैं, ऐसा भी उनको, या छोटे बिजनेस भी चला सकते हैं, ऐसा उन्हें प्रशिक्षित किया गया। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हालांकि समान राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा।
महिलाएं संघर्ष करती रही पॉलिटिकल राइट समान राजनीतिक के लिए। हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ टेरर। उसके बाद क्या हुआ, आतंक के शासनकाल के दौरान कई नई सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी किया। देखिए नई गवर्नमेंट जो आई उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया। कैसे, कंटिन्यू रेन्स ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर्स ऑफ वुमेन्स क्लब के खिलाफ एंड बैन लगा दिया देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, कि अब वो कार्य नहीं कर सकती। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद क्या हुआ कि कई प्रमुख महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया और उनमें से कई को भी फांसी दे दी गई। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स। वुमेन्स मूवमेंट में देखिए, वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेज कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ कि मतदान के अधिकार और समान मजदूरी के लिए महिलाओं के आंदोलन अगले 200 वर्षों के दौरान दुनिया के कई देशों में जारी रहे। यानी वुमेन्स मूवमेंट जो थे ये अगले 200 years तक अपने वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेज बराबर सैलरी के लिए ये चालू रहे उनके आंदोलन पूरे वर्ल्ड में। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। उसके बाद क्या हुआ देखिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी पहले और 20वीं शताब्दी के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के माध्यम से वोट के लिए लड़ाई को अंजाम दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स was kept alive as an inspiring memory। उसके बाद क्या हुआ कि क्रांतिकारी वर्षों के दौरान देखिए मताधिकार आंदोलन के माध्यम से वोट के लिए लड़ाई को अंजाम दिया गया था। क्रांतिकारी वर्षों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों का उदाहरण एक प्रेरक स्मृति के रूप में जीवित रखा गया था। यानी कि पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के लिए एक प्रेरक के लिए फ्रेंच महिलाओं को स्थान दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट वाज फाइनली इन 1946 में अंत में 1946 में द वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। अंत में 1946 में फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। देखिए इतने समय के बाद। ओके, एक इसमें लेडीज थी, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलम्पे डे गॉज। ओलम्पे डे गॉज के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। ओलम्पे डे गॉज इनका क्या है कि ओलम्पे डे गॉज क्रांतिकारी, ये बता रहे हैं हम आपको ओलम्पे डे गॉज का। देखिए ये क्या था, ओलम्पे डे गॉज क्रांतिकारी फ्रांस में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के खिलाफ विरोध किया क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उन बुनियादी अधिकारों से बाहर रखा था उन गवर्नमेंट ने जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार था। इसलिए 1971 में उन्होंने महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की, जिसे उन्होंने रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को संबोधित किया। मांग की कि वे इस पर कार्रवाई करें। 1793 में ओलम्पे डी गॉजिस ने महिलाओं के क्लबों को जबरन बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उस पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा मुकदमा चलाया गया। देखिए अब इन पर मुकदमा चला दिया गया जिसने उस पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें मार दिया गया। तो यही है इनकी कहानी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कुछ इनके ओलम्पे डे गॉज की कुछ डिमांड्स थी। इस डिमांड्स में क्या थे इनके कि फर्स्ट था वोमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स, यानी आदमी के बराबर उन्हें जन्म से ही औरतों को मैन के इक्वल राइट्स मिले, अधिकार मिले। सेकंड क्या है, सभी राजनीतिक, देखिए सेकंड क्या है, सभी राजनीतिक यानी द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन। पॉलिटिकल एसोसिएशंस के अंतर्गत भी, राजनीतिक संगठन के अंतर्गत भी इन्हें दोनों को बराबर अधिकार मिले। दिज राइट्स और लिबर्टी, इसमें लिबर्टी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी की भी होना चाहिए, सिक्योरिटी सुरक्षा की भी होना चाहिए, एंड एवं ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, और इसमें उनकी क्या होना चाहिए कि उत्पीड़न के सभी प्रतिरोधों से ऊपर होना चाहिए, यानी सब कुछ उनके।
तो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, द सोर्सेस ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। इसमें क्या है कि सभी संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में रहता है, जो महिला और पुरुष के मेल के अलावा कुछ भी नहीं, यानी दोनों हैं इसमें संप्रभुता में, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं द लॉ, फोर्थ में देखिए द लॉ क्या है, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें क्या है कि कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति भी होना चाहिए और सभी महिलाएं और पुरुष नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें मिलना चाहिए। ओके, नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, कोई महिला अपवाद नहीं है, वह कानून द्वारा निर्धारित मामलों में आरोपी गिरफ्तारी और हिरासत में है, महिलाओं पुरुषों की तरह इस कठोर कानून का पालन भी करती हैं, ये भी इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। देखिए एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है बेटा कि दास्ता का उन्मूलन यानी प्रतिबंध लगाना। दास्ता स्लेवरी यानी नौकरशाही, यानी मतलब नौकर दास बनाना, किसी व्यक्ति को जबरन दास बनाना, नौकर बनाना, उसको प्रतिबंध है, उस पर प्रतिबंध है। तो इसका हेडिंग का क्या होगा, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी दास्ता का उन्मूलन। अब देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिलीजन। जैकोबिन सरकार की सबसे मोस्ट एक इम्पोर्टेंट सुधार क्या था, क्या, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। फ्रेंच कॉलोनी में सबसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, इन कैरिबियन कॉलोनीज में कौन कौन थे, मार्टिनिक, गुआदेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये थे, सैन डोमिंगो थे। उसके बाद क्या हुआ कि वर इम्पोर्टेंट सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज सच एज, ये क्या इंपॉर्टेंट सप्लाईज किया जाता था, क्या करते थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। इंडिगो मीन्स नील होता है बेटा। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। ठीक है, इसमें यही चीज़ है बेटा कि प्लांटेशन की दूर जाने और काम करने के लिए यूरोपीय लोगों की निर्भरता और वनस्पतियों की भूमिका मतलब वृक्षारोपण पर ही श्रम की कमी थी। कहने का मतलब ये है कि बट द reluctance of Europeans to go and work in distance and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। क्या किया जाता था कि प्लांटेशन के लिए लेबरों की शॉर्टेज थी, लेबरों की कमी पड़ गई थी। सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप। तो उन्होंने कहाँ से यूरोप में वो क्या किए, स्लेव खरीद के लेके आए बाहर से, क्या, नौकर लोगों को खरीद के लाए। कहाँ से, अफ्रीका एंड अमेरिका से, यानी अफ्रीका एंड अमेरिका से उन्होंने दास लेके आए। दे स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी में लाए थे ये फ्रेंच मर्चेंट, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, सेट फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ वर्डियक्स और नैंड्स टू द अफ्रीकन कोस्ट से लाया गया था। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, जो क्या थे, फ्रांस, जहां उन्होंने स्थानीय सरदारों से दास खरीदे थे। उसके बाद दासों को रात में जहाज़ों में भर दिया जाता था और अटलांटिक के पार 3 महीने की लंबी यात्रा करके उनको ले जाया जाता था। ठीक है, तो इसमें बेटा ये दिया गया है, यही अटलांटिक टू कैरिबियन दासों को लेके जाया जाता था, इसका मेन यही है। और उनसे काम कौन कौन सा कराया जाता था, हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो के लिए। पोर्ट सिटीज़ कौन था, बॉर्डेक्स था, पोर्ट सिटीज़ का नाम था। उसके बाद या इसको बोर्डो भी कह सकते थे। एंड नैट्स ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्लेव ट्रेड होता था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी में देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी की, फ्रांस में स्लेवरी की लिटिल क्रिटिसिज्म होने लगा। ओके, तो द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी
एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनी, और इनमें उनको काम किया गया। यानी 18वीं सदी के शुरुआत में ही फ्रांस में गुलामी की थोड़ी आलोचना हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे 1794 में देखिए 1794 में क्या हुआ, फ्रांसीसी विदेशी संपत्ति में सभी दासों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया गया। 1794 में कानून बनाया गया। इसी कानून के अंतर्गत 1794 में देखिए कानून बनाया गया, किसमें, गुलामों को उन्मूलन करने के लिए। हालांकि यह 10 साल बाद छोटे से रूप में ही निकला। कैसे कि दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में ही था। नेपोलियन reintroduced slavery, plantation owners understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes। तो निग्रोज भी थे इसमें। उसके बाद अब दास के रूप में अफ्रीकी निगरों को शामिल करने के लिए भी इसमें समझाया गया है। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में दासता को समाप्त कर दिया गया। कब? 1848 को दासता को समाप्त कर दिया गया। ओके, चलिए।